हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, आप इसको मित्रों बोल सकते हैं स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, पर अगर आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे जो पानी का ब्रेकडाउन होगा, जो पानी की स्प्लाइटिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की, वो फोटोन की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था फोटोकेमिकल रिएक्शन में कि PS2 पर फोटॉन्स पड़ेंगे और PS2 के क्लोरोफिल A के अंदर जो मैग्नीशियम बैठा है वो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, और जब एक्साइट करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी वाटर के द्वारा। तो तब फाइनली वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लाइटिंग होगी, और स्प्लाइटिंग होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो 4 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे फिर एक एक करके PS2 के द्वारा। PS2 लेगा उनको एक एक करके, चारों इलेक्ट्रॉन तो लेगा पहले वाटर स्प्लाइटिंग कॉम्प्लेक्स खुद, जो वाटर को तोड़ेगा। उसके बाद वो एक एक करके देगा PS2 को, क्योंकि PS2 जो है वो एक एक करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, इसलिए। ठीक है, यहां तक तो मामला क्लियर था हमारी लास्ट वीडियो में। देख लेते हैं एक बार और। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैं दोबारा पूछता हूं इस क्वेश्चन को। वाटर की स्प्लाइटिंग कहां हो रही थी फोटोकेमिकल रिएक्शन में? PS2 पर ना। ठीक है, PS2 पर वाटर की स्प्लाइटिंग होती है और PS2 पर ही ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ये मित्रों आपके दिमाग में जरूर रहे। अब देखिए, वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लाइटिंग होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? PS2 को। ठीक है, PS2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा PS1 को, और PS1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा फाइनली NADP को। तो मैं ये कह सकता हूं कि NADP इलेक्ट्रॉन का फाइनली एक्सेप्टर है। ठीक है ये बात। अब अगर एग्जामिनर ये पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट डोनर कौन है, तो याद करिए फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था। जब फोटोन पड़ रहा था तो पहली बार अपना इलेक्ट्रॉन को कौन एक्साइट कर रहा था? वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं कर रहा था ना। कौन कर रहा था? कर रहा था PS2 का क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल कर रहा था। तो फर्स्ट डोनर जो होगा वो खुद फोटोसिस्टम 2 होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर बात को घुमा दे, क्वेश्चन को घुमा दे, और वो आपसे फर्स्ट डोनर ना पूछे बल्कि ये पूछे कि अल्टीमेट डोनर बताइए आप, अल्टीमेट डोनर कौन सा है? तो अल्टीमेट डोनर तो मित्रों वाटर है। वाटर अल्टीमेट डोनर है। क्यों? क्योंकि भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं NADP को, वो सारे के सारे जा तो फाइनली मतलब हम कहें कि वाटर के ही जा रहे हैं। वाटर टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और PS2 को दे रहा है, और PS2 इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए फाइनली भेज देता है NADP को। तो अल्टीमेट डोनर कौन सा हुआ? वाटर। तो मित्रों ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फाइनल एक्सेप्टर NADP, फर्स्ट डोनर PS2 एंड अल्टीमेट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद वाटर। मामला क्लियर है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मित्रों, जब भी एनर्जी बोला जब भी कोई वर्ड बोला जाए ना फ्लो, तो फ्लो वर्ड का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है फ्लो और एक वर्ड होता है साइक्लिक। तो साइक्लिक तो वो है कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहीं पर आ जाए, वो साइक्लिक है। और फ्लो का मतलब होता है लीनियर, बोले तो यूनिडायरेक्शनल। तो एनर्जी का हमेशा फ्लो होता है, कभी भी एनर्जी का ट्रांसफर साइक्लिक मैनर में नहीं होता। उसका कारण है, मैं बताता हूं वो क्यों होता है मित्रों। क्योंकि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए हमेशा और हमेशा एनर्जी का फ्लो होता है, कभी भी एनर्जी साइक्लिक मैनर में नहीं ट्रांसफर होता।
ये बात आपके मित्रों दिमाग में रहनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि एनर्जी का हमेशा हमेशा क्या होगा, फ्लो होगा, और फ्लो का मतलब है यूनिडायरेक्शनल। और क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। हमने देखा PS2 जो था, PS2 से जुड़ा हुआ था मित्रों वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स, और वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स ही वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ रहा था। और कितने वाटर मॉलिक्यूल तोड़ रहा था? 2। और हम बताएंगे 2 भी क्यों टूटते हैं, 2 क्यों तोड़ता है वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स, इस बात पर भी मित्रों अभी हम थोड़ी देर में आ जाते हैं। अभी आप देखिए केवल यहां पे हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए, सॉरी थोड़ा सा यहां H2O लिख देते हैं, वो गलती से H2 रह गया। 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने लिए। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का WSC बोले तो वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स, या आप इसको ये भी बोल सकते हो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, मैंने लिख दिया है। जो मर्जी आए आप वो बोलिए, वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स बोलिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर बोलिए, क्योंकि पानी को भी तोड़ता है, और अगर हम दूसरी सेंस में देखें तो ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है, इसलिए हमने बोल दिया ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। दोनों बातें सेम है। ठीक है मित्रों, तो वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो PS2 से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है PS2 से, वो 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। भैया सीधी सी बात है, जब 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो इन्हीं में टूटेंगे, 4 प्रोटॉन रिलीज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। 4 इलेक्ट्रॉन को तो ले लेगा कौन, वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स खुद। वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स का जो YZ रेडिकल है, YZ रेडिकल, और वो रेडिकल इसलिए YZ जो होता है दैट इज द रेडिकल ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ D1 प्रोटीन, ठीक है ना, इसलिए मैंने रेडिकल बोला। तो YZ जो था, जो मैंने दिखाया था फोटोकेमिकल रिएक्शन में, वो YZ खुद ले लेता है 4 इलेक्ट्रॉन जो वाटर ने रिलीज किए, चारों को एक साथ लेता है, लेकिन PS2 को देगा एक एक करके। क्यों देगा एक एक करके? क्योंकि PS2 आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट एक एक करके ही अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा तो भैया लेगा भी एक एक। जब वैकेंसी ही एक की खाली होगी तो ठीक है, एक आ जाओ, एक फोटोन नेक्स्ट पड़ा, नेक्स्ट फोटोन पड़ेगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब वैकेंसी और खाली हो गई तो दूसरा आ जाओ, इस तरह से चलता है। वो मैं मित्रों डिस्कस कर चुका हूं ना लास्ट वीडियो में, आपको पता होगा। ठीक है, वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में मित्रों मैं थोड़ी सी बात और बताता हूं आपको। जो वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन होती है एक, और ये प्रोटीन होती है एक्चुअल में D1 प्रोटीन। D1 प्रोटीन पता होना चाहिए, यहां से नेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सी प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन होती है D1 प्रोटीन। अच्छा, D1 प्रोटीन के अंदर 3 आयंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं। इस प्रोटीन के अंदर 3 आयंस होंगे, एक तो होगा मैग्नीज, मैग्नीज होगा मित्रों, मैग्नीशियम नहीं। मैग्नीशियम किसके अंदर था? रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के अंदर मैग्नीशियम था, जो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा था। इस प्रोटीन के अंदर आयन होगा मैग्नीज, एक होगा कैल्शियम और एक होगा क्लोराइड। ये 3 आयन होते हैं D1 प्रोटीन के पास, और अगर इनमें से कोई भी आयन मिसिंग है, मान लीजिए तीनों में से कोई भी आयन मिसिंग हो, तो मित्रों पानी की स्प्लाइटिंग नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल की कोई स्प्लाइटिंग नहीं होगी। अगर एक भी मिसिंग हो गया तो बॉटम लाइन क्या है कि D1 प्रोटीन के पास ये तीनों होने चाहिए अगर वाटर की स्प्लाइटिंग करनी है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये था वाटर स्प्लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा, ये मैंने बता दिया। ठीक है जी, हो गया। अब मित्रों होगा क्या? अब होगा ये, यहां तक तो मामला क्लियर हो गया है। ठीक है, क्लोरोफिल ए
मॉलिक्यूल पर फोटोन पड़ेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही वाटर स्प्लैटिंग मॉलिक्यूल से लेगा। फिर फोटोन पड़ेगा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल पर, वो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बात समझ में आई? कहने का मेरा मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जाएगा PS2 के क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और जो ट्रांसफर होता है वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स से, और जो वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स में होता है मित्रों YZ रेडिकल, YZ रेडिकल ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ D1 प्रोटीन, अभी बताया ना D1 प्रोटीन होती है वो। तो YZ रेडिकल जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स में PS2 को थ्रू S स्टेट। और S स्टेट का मैकेनिज्म जो है मित्रों वो दिया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कॉक। क्वेश्चन आ जाए अगर कि S स्टेट ऑफ वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने बता दिया क्या नाम है, कॉक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये दिया। अब थोड़ा सा मित्रों हम इस पर आते हैं, एस स्टेट को समझते हैं कि एस स्टेट मैकेनिज्म क्या है जो तमाशा वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वाटर की स्प्लैटिंग करने के बाद। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। एक चीज हमेशा ये याद रखना, दिमाग में रखना अपने, कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है हाई एनर्जी ऑर्बिटल से, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा मॉलिक्यूल को तो वो आएगा हमेशा लो एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर। उसका कारण ये है मित्रों, क्योंकि जब लो एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर वैकेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की तो उस वैकेंसी को भरेगा केवल लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ही, और अगर वैकेंसी होती है हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर तो उसको केवल हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ही भर सकता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाने का मतलब है जब भी किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हम बोलें वो केवल और केवल हाई एनर्जी ऑर्बिटल से निकलता है, ठीक है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेगा वो इलेक्ट्रॉन, तो वो केवल इलेक्ट्रॉन लेता है लो एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब बात है इसकी एस स्टेट की कि कैसे वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स में जो रेडिकल है D1 प्रोटीन का YZ वो एस स्टेट मैकेनिज्म से पास होकर अपने इलेक्ट्रॉन को देता है। तो मित्रों साइंटिस्ट ने क्या देखा, पहले इस बात को समझिए तब समझ में आएगी एस स्टेट मैकेनिज्म। एक थाइलेकॉइड है जिसको हम बोलेंगे डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड। मतलब डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड वो थाइलेकॉइड होता है जिसको काफी दिनों से लाइट मिली ही नहीं है। तो जिसको लाइट नहीं मिली मित्रों थाइलेकॉइड को, तो मैं तो उसको डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड ही बोलूंगा, और आप भी और सभी बोलेंगे, मेरे या आपके बोलने से क्या है। अगर किसी थाइलेकॉइड को लाइट मिली ही नहीं कई दिनों से तो हम उसको डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड बोलेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड को पर हम फोटोन डालते हैं तो 3 फोटोन डालने के बाद वो थाइलेकॉइड वाटर की स्प्लैटिंग करके ऑक्सीजन इवॉल्व कर देता है। लेकिन उसके बाद फिर हर 4th फोटोन पर वाटर की स्प्लैटिंग करता है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। बॉटम लाइन समझिए, जब हम डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड पर फोटोन डालेंगे तो हम देखेंगे वो थाइलेकॉइड 3 फोटोन पड़ने के बाद ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करता है। और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कब होता है तो आपको पता है, आफ्टर स्प्लैटिंग वाटर, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वो थाइलेकॉइड हर 4थे फोटोन पड़ने के बाद
अपना मतलब हर चौथे फोटोन पढ़ने के बाद ऑक्सीजन का एवोल्यूशन करेगा। बॉटम लाइन यहां से ये आई कि थाइलेकॉइड जो है डार्क एडेप्टेड, वो उसकी रेस्टिंग स्टेज क्या है। तो उसकी रेस्टिंग स्टेज मैं इससे बताऊंगा आपको कि रेस्टिंग स्टेज में कौन सी स्टेज में है वो, जिसकी वजह से वो 3 फोटोन पढ़ने के बाद ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कर रहा है, और उसके बाद फिर वो क्यों 4 फोटोन पढ़ने के बाद ऑक्सीजन का एवोल्यूशन करता है। अब देखिए इस मैकेनिज्म को। मित्रों देखिए, जो डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड होता है उसके अंदर जो YZ रेडिकल के अंदर जो मैग्नीज है उसकी रेस्टिंग स्टेज होती है S0। वो रेस्टिंग स्टेज S0 नहीं, सॉरी S1 होती है। तो मैं मार्क कर देता हूं इसको। S1 जो है ये रेस्टिंग स्टेज है, यहां पे दिखा देता हूं। रेस्टिंग स्टेज किसकी? ये रेस्टिंग स्टेज है ऑफ डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड की। क्योंकि भैया ये तो फैक्चुअल है, ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। इसमें कुछ ये नहीं है कि कोई बनावटी बात है कि कोई साइंटिस्ट अपनी तरफ से बना रहे हैं। ये तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि डार्क एडॉप्टेड जब थाइलेकॉइड पर 3 फोटोन पड़े तो उसने ऑक्सीजन का एवोल्यूशन किया, फिर उसके बाद हर 4 फोटोन, हर 4th फोटोन पर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो YZ के अंदर मैग्नीज बैठा है उसकी रेस्टिंग स्टेज S0 नहीं है, एक्चुअल में S1 है। क्योंकि S1 में मैग्नीज जो है +2 स्टेज में है। जैसे ही फोटोन पड़ा, ये फोटोन पड़ रहा है डार्क एडॉप्टेड क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मैग्नीज है S1 स्टेज में। फोटोन पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो मैग्नीज आया S2 स्टेज में, और S2 स्टेज में मैग्नीज हो गया Mn3+ हो गया। फिर फोटोन पड़ा, फिर फोटोन पड़ने के बाद S2 से आ गया S3 स्टेज में, और मैग्नीज की कंडीशन क्या है? मैग्नीज हो गया Mn4+। फिर फोटोन पड़ा तो आ गया S4 स्टेज में, और मैग्नीज की कंडीशन हो गई +5। समझ में आ रहा है ना? अब जब +5 हो जाता है, अब मैग्नीज क्या करेगा? +5 हो गया, अब इलेक्ट्रॉन की भूख लगेगी उसको, और जब इलेक्ट्रॉन की भूख लगेगी +5 स्टेज होने पर मैग्नीज की, वाटर की स्प्लैटिंग कर देगा, वाटर को तोड़ देगा। और एक वाटर मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसकी जो भूख है इलेक्ट्रॉन की वो एक वाटर मॉलिक्यूल से फुलफिल होगी ही नहीं, उसको तोड़ने पड़ेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि देखिए जो मैग्नीज की स्टेज आई है ये +5, इसकी भूख मिटेगी 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, और अगर ये एक मॉलिक्यूल को तोड़ता है, कौन तोड़ेगा? YZ, क्योंकि मैग्नीज YZ के अंदर है, ठीक है ना, YZ के अंदर मैग्नीज है। और अगर YZ एक वाटर को तोड़ेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, भूख मिटेगी ही नहीं मैग्नीज की। तो YZ जो वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रेडिकल है टायरोसिन रेजिड्यू का, ठीक है ना, टायरोसिन रेजिड्यू का रेडिकल है YZ। तो उसको करना क्या पड़ेगा? वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ने पड़ेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल, और जब 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा S4 स्टेज में मैग्नीज, तो भूख मिटेगी इसकी। और 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये S0 स्टेज में आ जाता है, और S0 स्टेज में मैग्नीज होगा +1। अब देखिए हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि डार्क एडॉप्टेड थाइलेकॉइड के अंदर जो मैग्नीज की रेस्टिंग स्टेज थी वो थी S1 स्टेज, ये है S1। क्योंकि देखा ना साइंटिस्ट ने, 3 फोटोन पड़ने के बाद ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर हर 4th फोटोन के बाद ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कर रहा है। वो कैसे? समझिए, रेस्टिंग स्टेज थी S1 में मैग्नीज +2 में था, एक फोटोन पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा फोटोन पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तीसरा फोटोन पड़ा,
इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलने से मैग्नीज आ गया स्टेज में, +5 स्टेज में। अब मैग्नीज को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इसलिए YZ रेडिकल ने वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लाइटिंग की इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लाइटिंग कर दी, 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लाइट कर दिए। अब किस में स्प्लाइट हुए? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो से मैंने यहां दिखा रखा है। इन 4 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीज ले लेगा, और मैग्नीज ले लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, अगर इस मैग्नीज को जब +5 की स्टेज है और 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मैग्नीज किस फॉर्म में आ जाएगा? मैग्नीज की स्टेज आएगी Mn+1, और ये आ गया S0 स्टेज में। अब अगर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कराना है उसी थाइलेकॉइड से, जिसको ऑलरेडी 3 देकर आपने ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कराया था, तो अब वो 3 फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं करेगा, अब करेगा वो 4 फोटोन पड़ने के बाद ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। क्योंकि एक फोटोन जब ये स्टेज आई मैग्नीज की, तो एक फोटोन यहां पड़ेगा तब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा फोटोन यहां पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीसरा फोटोन यहां पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और चौथा फोटोन यहां पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब एवरी फोर्थ फोटोन पड़ने पर ही स्टेज आएगी मैग्नीज की +5, जो उसकी भूख वाली स्टेज होती है। इसलिए इसको बोला जाता है मित्रों एस मैकेनिज्म, जो कॉक साहब ने दिया। और एस मैकेनिज्म को कौन करता है, या एस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का? वो कर रहा है YZ रेडिकल, ठीक है, जो टायरोसिन रेजिड्यू का है। और टायरोसिन रेजिड्यू किसका है? टायरोसिन रेजिड्यू है प्रोटीन का। टायरोसिन तो अमीनो एसिड है ना मित्रों, और अमीनो एसिड किसके अंदर मिलेंगी? प्रोटीन के अंदर। और कौन सी प्रोटीन के अंदर है? D1 प्रोटीन के अंदर। तो ये था मित्रों फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ में आया है। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर हमें ये यहाँ से मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको थोड़ा समझाएं। तो मित्रों हो सकता है मैं वीडियो बना दूं, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो ये तो गया मित्रों मामला हो। अब बात आ जाती है अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है? मैं ही पूछता हूं आपसे। अब मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कितने फोटोन पड़ने के बाद होगा, और ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन भी मैं बता देता हूं। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन कितने फोटोन पड़ने के बाद होगा। पहला ऑप्शन दे दिया 4, दूसरा ऑप्शन दे दिया 8, तीसरा ऑप्शन दे दिया 12 और चौथा ऑप्शन दे दिया 20। तो सोचिए और बताइए कि ऑप्शन क्या है। मुझे पता है मित्रों कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जी 4 फोटोन पड़ने के बाद ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, क्योंकि जब 4 प्रोटॉन PS2 पर पड़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वो YZ से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और YZ के अंदर मैग्नीज की स्टेज आ जाएगी +5, और +5 स्टेज आते ही वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर को तोड़ देगा और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी। तो आंसर आपकी तरफ से आ जाता है 4, लेकिन मित्रों आंसर 4 है नहीं, आंसर है 8। ये गलत है। अब वो कैसे, वो सुनिए आप। देखिए मित्रों, वो इसलिए कि जब आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन देखी तो क्या देखा था? आपने देखा था PS2 था और एक PS1 था। जब PS2 पर लाइट पड़ती है तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन PS1 को जाता है, और PS1 पर जब लाइट पड़ती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। यही तो देखा था। और जो फाइनली इलेक्ट्रॉन चला जाता है NADP को, ये आपने देखा था ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या मैं बोलूं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए 4 फोटोन आपने यहां तो डाल दिए,
डाल दिए, इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक्साइट किए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको जाएंगे, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन कब ले पाएगा? जब ये भी 4 फोटोन लेकर अपने 4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर चुका होगा, तभी तो लेगा। समझिए ना बात को, कि भाई जब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इसके ऑर्बिटल में वैकेंसी होगी, तभी ये प्लास्टोसाइनिन से ले पाएगा। ठीक है ना? और इसके अंदर वैकेंसी कब होगी? इसके अंदर तब होगी जब इस पर भी फोटोन पड़े और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे, तो इसके अंदर वैकेंसी होगी, और वैकेंसी होगी तब जो इलेक्ट्रॉन PS2 से आ रहा है तब उसको ले पाएगा ये। तो केवल ये नहीं है कि PS2 पर फोटोन पड़ेगा तब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा ना, फोटोन इस पर भी पड़ेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। इस पर फोटोन मत डालो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी ही नहीं। क्यों? इस पर फोटोन आपने डाला नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर नहीं रहा, पकड़े हुए है, और जब पकड़े हुए हैं वैकेंसी इसके अंदर है हुई नहीं इलेक्ट्रॉन की, तो भैया जब वैकेंसी नहीं है तो क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन PS2 का? नहीं लेगा। कब लेगा? जब इस पर भी फोटोन पड़ेगा। तो अगर इस पर 4 फोटोन पड़ेगा तो मित्रों 4 फोटोन इस पर भी पड़ेगा, मैं लिख देता हूं 4 फोटोन, तब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा। तब ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, तब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। इसलिए 4 फोटोन इस पर, 4 फोटोन इस पर, इसलिए 8 फोटोन पड़ने के बाद ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है, ना कि 4 फोटोन पड़ने के बाद। क्लियर है मामला मित्रों? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझने में। हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप क्या प्रॉब्लम है मित्रों। लेकिन एक्चुअल में ये तो बात थी थ्योरेटिकल। अगर मैं बात करूं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, थ्योरेटिकल बात है कि 4 प्रोटॉन PS2 पर पड़ने चाहिए, 4 प्रोटॉन PS1 पर पड़ने चाहिए, तब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो थ्योरेटिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो फोटोन लगते हैं, जो डालने पड़ते हैं, वो मित्रों 10 से 12 फोटोन डालने पड़ते हैं। फोटोन्स ये डालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि होता ये है ना मित्रों, जब फोटोन पड़ता है PS2 पर, फोटोन एक्साइट हो गया। कई बार ऐसा होता, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सॉरी मैंने फोटोन बोल दिया, जब 4 फोटोन पड़ते हैं PS2 पर तो PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में जाना चाहिए। लेकिन होता ये है कि कुछ फोटोन मिस्ड हो जाते हैं। मिस्ड होने का मतलब ये है कि जब कुछ फोटोन पड़े तो ये नहीं है कि फोटोन पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन सीधा फोटोकेमिकल रिएक्शन में चला गया। मैंने बताया था ना मित्रों एक वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन के पास जब वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो उसके सामने 4 रास्ते होते हैं। 4 रास्तों में मैंने बताया था, हो सकता है इसी में आ जाए ग्राउंड स्टेट में, अपनी सारी की सारी एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ हीट निकाल कर, और हो सकता है अपनी सारी की सारी एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ लाइट निकाल कर ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तीसरा रास्ता होता है, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन किसी अदर मॉलिक्यूल को चला जाए, फोटोकेमिकल रिएक्शन में ना जाने की बजाय कोई और मॉलिक्यूल लेकर भाग जाए इलेक्ट्रॉन को। और चौथा रास्ता होता है कि वो सही ट्रैक पर जाए फोटोकेमिकल रिएक्शन में। तो कुछ फोटोन क्या होते हैं, मिस्ड हो जाते हैं। मिस्ड का मतलब है जब PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद फिर से आ जाएगा PS2 कोई। अब PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला और PS2 कोई आ गया, तो मित्रों फोटोन जो पड़ा वो तो बेकार ही पड़ा, बेकार ही हो गया ना। तो कुछ फोटोन ऐसे होते हैं। इसलिए थ्योरेटिकल होता यह है कि 10 से 12 फोटोन की नीड होती है ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए। बट क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल बेस पर, ना कि प्रैक्टिकल बेस पर। ये तो प्रैक्टिकली बात है कि प्रैक्टिकली कितने चाहिए, 10 से 12 फोटोन्स चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल बेस पर
कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए कितने फोटोन चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 फोटोन। और वो क्यों? क्योंकि 4 चाहिए फोटो सिस्टम 2 को और 4 चाहिए फोटो सिस्टम 1 को। ये बात मित्रों हो गई क्लियर। अब इसके बाद एक चीज और बताता हूं आपको, वो भी समझिए मित्रों। 2 टर्म होती हैं, 2 टर्म हैं, एक तो है क्वांटम यील्ड और एक होती है क्वांटम रिक्वायरमेंट। ये समझिए, एक तो है क्वांटम यील्ड और एक है क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट ये 2 चीज है। ये क्या है ये समझिए। क्वांटम यील्ड क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वांटम यील्ड होता है मित्रों कि एक क्वांटा पढ़ने पर, क्या मैं बोलूं, एक क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब करने पर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन हुआ, वो कहलाएगा क्वांटम यील्ड। दोबारा सुन लीजिए, एक क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब करने पर, एक क्वांटा लाइट एब्जॉर्ब करने पर जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन होता है वो उसका होता है क्वांटम यील्ड। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स evolved after absorbing one quanta of light। तो ये है क्वांटम यील्ड। बात समझ में आ गई। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है मित्रों कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व करने के लिए जितने क्वांटा लाइट की जरूरत पड़ती है वो कहलाती है क्वांटम रिक्वायरमेंट। कहोगे गुरुजी ये तो सेम सी बात है। सेम नहीं है मित्रों, अगर गौर से आप सुनोगे तो सेम नहीं है। क्वांटम रिक्वायरमेंट है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व करने के लिए जितने क्वांटा लाइट की जरूरत है, जितने क्वांटा की जरूरत है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व करने के लिए, वो कहलाता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। और क्वांटम यील्ड है कि एक क्वांटा पढ़ने पर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहे हैं, वो कहलाता है क्वांटम यील्ड। दोनों अलग अलग बातें हैं। क्लियर है ना मित्रों? तो ये 2 टर्म थी जिसमें बच्चे ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है ना? तो मित्रों उम्मीद करता हूं लेक्चर्स आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आया आपके। इसके बाद भी अगर आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं आप समझ में लगता है आपको कि गुरुजी ये वाला मामला यहाँ से थोड़ा दिक्कत वाला था, आप इसको थोड़ा दोबारा बता दीजिए। या हमारा ये क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो मेरे समझाते समझाते, कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं ना मित्रों, हमारे दिमाग में भी पोटेंशियल होता है हमारा कि जब टीचर समझा रहा होता है तो हमारा दिमाग में कुछ क्वेश्चन होता है और हम वो पूछना चाहते हैं। तो ठीक है, लाइव क्लासेस तो है नहीं कि हाथ खड़ा किया और पूछा कि गुरुजी एक क्वेश्चन है जो आपको बता दिया जाए तुरंत, ऐसा तो है नहीं। तो मित्रों आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है इस प्रोसेस से जो मैंने आज इस वीडियो में समझा रहा हूँ, तो अपने क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा 110%। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।